Hello everyone, I'm Sneha. I'm currently a first MBBS student in College of Medicine and JNM Hospital, Kalyani, West Bengal. And I had cracked NEET 2024. It was my second attempt. So in my first attempt in 2023, it was with my boards and I scored 530 marks. And in my second attempt, I scored 653. So there was a leap. And I think there are a few changes which I did in my drop year, which led me to increase my score, which helped me a lot. And I'm going to share those points, and then you can try incorporating these points in your routine and see whether it can catalyze your preparation or not. So ये जो मैं बोलने जा रही हूँ ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट these should be noted and worked upon to get a better score according to me. So let's begin. पहली बात तो ये है कि ये जो लास्ट 5-6 महीने होते हैं नीट का, ठीक है, एवरीवन सेज दैट इट कैन मेक और ब्रेक योर प्रैक्टिस, विच इज़ वेरी ट्रू. So you need to utilize these months optimally to get the best results out of yourself. So the first point that I'd like to talk about is maintaining a notebook. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो नीट के सेंटर में जाने के टाइम यू नीड टू रिवाइज समथिंग, एंड दैट समथिंग कैन नॉट बी लाइक कुछ भी रिवाइज कर लेंगे, ऐसा नहीं है. उसका प्रिपरेशन डे 1 से होनी चाहिए. तो अगर नहीं किए हो तो आज से करनी चाहिए. सो यू शुड हैव अ नोटबुक मेंटेन्ड जहाँ पे यू राइट थिंग्स यू जनरली गेट रॉन्ग. ठीक है, क्वेश्चंस होते हैं जो समहाउ पीपल टेंड टू गेट रॉन्ग इन ऑल द एग्जामिनेशंस. मेरे भी होते थे कि फर्स्ट एग्जाम में वो क्वेश्चन आया, मैंने गलत करी, मैं घर जाके देखी पर फिर भी मेरे को याद नहीं है. सेकंड एग्जाम में फिर वो गलत हो रहा है, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग इन योर प्रिपरेशन जर्नी. एंड वो चीज़ जितने बार देखोगे चांसेस है कि तुम्हारा सही होगा नेक्स्ट एग्जाम में. ठीक है, तो यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट व्हाट दोज मिस्टेक पॉइंट्स आर, एंड दैट शुड बी इन दिस नोटबुक. ये फॉर मी इट वॉज अ वेरी पतला नोटबुक. 120 पेज का एक नोटबुक था जहाँ पे भी मैं एकदम आधा यूज़ की हूँ. सो इट 60 पेजेस सिर्फ, एंड दिस इज व्हाट यू गोइंग टू रिवाइज व्हाइल गोइंग टू योर सेंटर. ठीक है, तो वो रिविजन जो तुम करोगे सेंटर जाते टाइम, उसका प्रिपरेशन डे 1 से होनी ही चाहिए. एंड दिस नोटबुक ऑल्सो कैन कंटेन द लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी जो तुमको डूबियस लगते हैं, जो तुमको डाउटफुल लगते हैं. ठीक है, तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस एकदम फर्स्ट पेज में लिख के रखी हूँ. रूट प्रेशर री-एस्टैब्लिशेस कंटिन्यूअस चेन ऑफ वाटर इन जाइलम एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ मेंटेन्स कंटिन्यूअस चेन्स ऑफ वाटर इन जाइलम. तो कौन सा री-एस्टैब्लिश कर रहा है और कौन सा मेंटेन कर रही है, तो किसका आंसर रूट प्रेशर होगा, किसका आंसर टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, ये मैंने लिख के रखी है क्योंकि फॉर मी इट वाज कंफ्यूजिंग. ठीक है, तो मेरे को पता है कि ये मैं गलत करूंगी अगर एग्जाम में आया, एंड ये आए भी थे 2 बार तो एटलीस्ट आए थे. तो मैं ये भी बोल रही हूँ कि दीज क्वेश्चंस शुड रिपीट इटसेल्फ. ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू मून कुछ भी एक क्वेश्चन उठा के तुम लिख लिया, ऐसा नहीं है. दीज क्वेश्चन शुड बी कॉमन क्वेश्चन, एंड फिर भी उसमें तुम्हारा अगर गलती हो रहा है तो दिस शुड गो ऑन दिस नोटबुक. ठीक है, इट शुड नॉट बी अ कलेक्शन ऑफ अनकाउंटेबल इन्फॉर्मेशन. फिर तो तुम रिवाइज नहीं कर पाओगे. मैक्सिमम 70-80 पेजेस ऑफ अ छोटा नोटबुक. ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तो very important points which you always get wrong or very confusing lines which you can never remember should be in this notebook. ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक फोल्डर भी मेंटेन करती थी मेरी फ़ोन में. ठीक है, ऑफ एनसीईआरटी ही, तीनों सब्जेक्ट का, पिक्चर्स एनसीईआरटी या तो नोट्स का, अगेन ऑफ दोज थिंग्स विच आई जनरली फॉरगेट. ठीक है, तो आई एम नो वे प्रमोटिंग द यूजेज ऑफ मोबाइल हियर. ठीक है, पर अगर तुम सिर्फ मोबाइल को पढ़ाई के लिए यूज़ करना चाहते हो तो वही मेरे भी वैसे 60-70 पिक्चर्स ही था जो मैंने एकदम फटाफट से देख के चली गई थी सेंटर में, एंड इट प्रूव टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल. So these are few pages from my notebook which I maintain throughout the year, and ये सब मैं जल्दी जल्दी भूल जाती थी इसीलिए मैं लिख के रखी थी, and मैं नीट के सुबह पढ़ के गई थी ये सब, and it really proved beneficial. Now second thing, टेस्ट पेपर एनालिसिस के बारे में बात करते हैं. ठीक है, देखो टेस्ट पेपर एनालिसिस करने की इम्पोर्टेंस तो आई थिंक यू ऑल नो. ठीक है, कि टेस्ट देने से कुछ नहीं होता, एनालिसिस करनी ही पड़ती है, एंड इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द एग्जाम इटसेल्फ. सो एनालिसिस करोगे एंड वो एग्जाम दे के ही करनी पड़ेगी, बिकॉज देन इन योर ब्रेन यू नो व्हाट यू हैव डन योरसेल्फ, राइट. एंड देन व्हेन यू डू द एनालिसिस यू विल गेट टू नो कि तुम जो किए थे वो गलत थे. सो योर ब्रेन शुड रिमेंबर, ठीक है, कि तुम क्या करके आए हो. ऐसा नहीं कि एग्जाम तुमने आज दिया फिर 2 महीने बाद तुम एनालिसिस कर रहे हो, तो कुछ फ़ायदा नहीं होता है. तुमको याद रहनी चाहिए कि तुमने क्या करके आई है एंड क्यों गलत हुआ. ठीक है, एंड टेस्ट पेपर एनालिसिस का एक और पार्ट है कि मतलब मैं फ्रैंकली बता रही हूँ, बहुत लोग ऐसे तुक्का तो 3-4 मार के आ जाते हैं. ठीक है, एग्जाम में, एंड देर आर मैनी पीपल ऑल्सो हु टेंड टू चीट एंड देन गेट द आंसर्स करेक्ट. ठीक है, तो तुम जब घर आ रहे हो फिर तुम देख रहे हो कि दीज आर करेक्ट. ठीक है, एंड यू टेंड टू ओवरलुक दैट. फिर नेक्स्ट एग्जाम में वो आएगा या फिर क्या पता नीट में आ जाए वो क्वेश्चन. ठीक है, तो फिर तुम तो समझ नहीं पाओगे ना कि तुम्हारे वो गलत थे. यू कुड नॉट डू इट योर सेल्फ, यू हैड टू टेक द हेल्प ऑफ समवन एल्स, और तुम जस्ट गेस किए थे. पर तुम्हारे ब्रेन में तो तुम तो सामने दिख रहे हो कि आंसर सही हुआ है. ठीक है, तो तुम ओवरलुक करके चले गए. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. यू शुड बी वेरी अवेयर अगेन
ये भी सेल्फ अवेयरनेस की ही बात है कि तुमको पता है कि ये क्वेश्चन मैंने खुद नहीं करी, ये तो इधर गेस वर्क था, ये तो किसी और से पूछ के मैंने बनाए हैं. तो दिस ऑल्सो शुड बी चेक्ड and should be analyzed and should be seen how to do. ठीक है, analysis of a question paper should be the entire question paper. सही हो फिर भी तुमको देखनी चाहिए, बिकॉज अभी तो जो भी इंस्टीट्यूशन से आंसर किए आते हैं उसमें सिर्फ आंसर्स नहीं, प्रोसेस भी दिया हुआ रहता है. तो वो यू नीड टू सी कि मैंने जो किया वो सही तरीके से आंसर निकाला या कुछ भी आंसर निकाला एंड जस्ट इट मैच्ड समहाउ. तो यू शुड बी वेरी अवेयर अबाउट दैट. एंड टेस्ट एनालिसिस शुड बी ऑफ द एंटायर पेपर एंड नॉट ओनली ऑफ द थिंग्स विच यू गॉट रॉन्ग. ठीक है, जितने भी टाइम लगे वो टाइम वेस्ट नहीं जा रहा है. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम एंड पूरे पेपर की एनालिसिस करनी चाहिए. वो अगर एग्जाम से ज़्यादा टाइम लगे तब भी सही है, पर दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द एग्जाम. ठीक है, नेक्स्ट इज द मैनर इन विच यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम. तो प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम मतलब मैं नीट एग्ज़ाम के बारे में बात नहीं कर रही हूँ. मैं बात कर रही हूँ कि जो भी पार्ट टेस्ट होते हैं, जहाँ भी तुम पढ़ रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो या तो कोई इंस्टीट्यूशन कोचिंग में जाके पढ़ रहे हो, टेस्ट तो तुम देते रहते होंगे. ठीक है, एंड उसका प्रिपरेशन में मेनली मेजरली लोग 2 दिन रखते हैं या तो 1.5 दिन रखते हैं. ठीक है, कि ये सिर्फ एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए है. तो जितने भी टाइम तुम रखो यू शुड बी knowing that you should do it difficulty wise. जो सब्जेक्ट तुमको सबसे डिफिकल्ट लगते हैं वो सबसे पहले पढ़ना ही होगा. इट इज समथिंग दैट यू शुड प्रैक्टिस इफ यू आर नॉट. ठीक है, मेरे लिए फिजिक्स टफ लगते थे एंड बायोलॉजी सबसे ईजी लगते थे, केमिस्ट्री इंटरमीडिएट थे. तो मेरी थॉट प्रोसेस ऐसी थी कि लेट मी डू बायोलॉजी फर्स्ट, इट इज़ ईजी, आई विल कंप्लीट इट फर्स्ट. ओके, एंड देन इन माई ब्रेन आई वाज लाइक आई एम जस्ट लेफ्ट विथ 2 subjects, but this is a very wrong thought process to have. Okay, you should definitely start with a subject that you are weak at or that you are not very confident in. ठीक है, तो for me I started studying physics first for the entire duration of 1 year in the next attempt I gave. Okay, and that proved to be extremely beneficial because जितने एग्जाम पास आते हैं ना, पहले तुम अगर 1.5 दिन रखते हो तुम्हारे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तो पहले दिन जिस पेस में तुम पढ़ोगे सेकंड दिन उससे ज़्यादा पेस में पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ ह्यूमन नेचर कि नहीं हो पाते तुम्हारे रूटीन के टाइम, तो नहीं हो पाते ना. इट्स वेरी प्रैक्टिकल थिंग. फॉर मी आई स्टार्टेड विथ फिजिक्स, देन केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी मेरे को आसान लगते थे एंड जितने भी कम टाइम होते थे उसमें रीडिंग हो जाता था एनसीईआरटी का. ठीक है, पर फिजिक्स अगर हम लास्ट में करें तो आई यूज टू टेंड टू लीव थिंग्स कि ये तो नहीं आएगा, ये तो कभी नहीं आते, तो हम छोड़ देते थे. ठीक है, विच इज़ नॉट द वे. पढ़ाई के टाइम भी अगर छोड़ के पढ़ो तो फिर तो नहीं होगा ना. छोड़ के रिवाइज कर सकते हो एकदम एंड में जाके कि ये तो नहीं आते हैं तो आई एम लीविंग दिस. ठीक है, पर पूरे साल तुम छोड़ के पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें छूट भी जा सकता है जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, so definitely study difficulty wise. The most difficult gets the first priority and the least difficult for you gets the last priority. Next thing which I'm going to talk about is the manner in which you attempt the paper. तो फर्स्ट एक बार पेपर सॉल्व कर लिया करो. ठीक है, जिस भी ऑर्डर में तुम पेपर सॉल्व करते हो, यू नीड नॉट चेंज दैट, दैट इज़ वेरी पर्सनलाइज फॉर योर सेल्फ. बट एक बार पेपर सॉल्व कर लिया करो. डू नॉट गेट स्टक इन एनी क्वेश्चन. जिस भी क्वेश्चन में तुमको लग रहा है कि बहुत टाइम जा रहा है तो उसको छोड़ दो, कोई इशू नहीं है. एक बार फुल पेपर सॉल्व कर लिया करो, उसमें से तुम्हारा 60% पेपर शायद सॉल्व हो ही जाए. एंड देन अकॉर्डिंग टू मी यू शुड फिल दोज OMRs. ठीक है, तो वो OMR तुम फिल कर लो. ठीक है, एंड उसके बाद ट्राई द रिमेनिंग 40% और रिमेनिंग 20%, 10%, वट एवर. एंड इफ यू आर लकी एनफ देयर विल बी नो क्वेश्चंस लेफ्ट. सो रिमेनिंग उतना परसेंट क्वेश्चन फिर ट्राई करो आफ्टर सिक्योरिंग दोज OMR कि मैंने एकदम अच्छे से वो सॉल्व किया है और उसका OMR फिल किया है एंड आई नो आई एम गोइंग टू गेट दीज मार्क्स. ठीक है, तो वो सिक्योर हो गया. उसके बाद जितने भी मार्क्स पे तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, देन एक एक करके करो एंड उसका OMR भरो. पता नहीं ये मेरे लिए वर्क करता था, पता नहीं तुम्हारे लिए करेगा कि नहीं, बट इट्स अ गुड टिप, देन यू कैन फॉलो दैट. नेक्स्ट चीज़ डाउट सॉल्विंग में बात करना चाहूँगी कि डाउट सॉल्विंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट. एंड ऐसा नहीं कि तुम तुम्हारे टीचर के पास जा रहे हो एंड देन यू आर आस्किंग द पर्सन कि ये कर दो एंड द पर्सन डज दैट फॉर यू एंड देन मेक्स यू अंडरस्टैंड. दैट इज़ नॉट डाउट सॉल्विंग, दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ डाउट सॉल्विंग. डाउट सॉल्विंग इज ऑल्सो यू क्रॉस क्वेश्चनिंग द पर्सन कि मेरे वे में क्यों नहीं हो रहा है. This I did in my second attempt and trust me, this brings in a lot of difference. So try this next time कि पूछना कि तुम्हारे वे में क्या गलती थी, तुम क्या क्या सोच के बना रहे थे कि वो गलत हुआ, कि वो बना नहीं. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरेक्टिव डाउट सेशंस. एंड अब अगर तुम्हारे पास टीचर्स अवेलेबल नहीं भी है, फिर भी अब इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे तुम पूछ सकते हो कि ऐसे क्यों नहीं हो रहा है. तो मतलब दूसरे पर्सन तुमको बता रहे कि ऐसे करके करनी चाहिए और तुम उसको मान रहे हो, दिस इज अ फॉर्म ऑफ मगिंग अप. ठीक है,
तुम क्रॉस क्वेश्चंस पूछो तभी डाउट सॉल्विंग होती है, ऐसा नहीं कि दूसरे पर्सन सिर्फ तुमको बता रहे हो तुम सुन रहे हो। दिस इज नॉट अ वे टू सॉल्व डाउट्स, ठीक है। एंड अभी तक तो तुम लोगों को पता हो ही चुका होगा कि बैकलॉग्स नहीं रखनी चाहिए, तो बहुत बेसिक चीज़ है, बैकलॉग्स नहीं रखनी चाहिए एंड क्लास से इधर आगे या तो क्लास के साथ जानी चाहिए, बिकॉज अगर जिस भी क्लास तुम फॉलो कर रहे हो दे विल कम्प्लीट द सिलेबस विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, एंड तो क्लास के साथ जाना भी सही है, क्लास के पहले जाना बहुत बेहतर है, पर क्लास के बाद तुम नहीं जा सकते। दिस इज़ नॉट द वे। नीट इज़ वेरी सिंपल, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है पर नीट सिंपल है, तो ऐसा नहीं कि तुमको बहुत ही ऊंचे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करनी चाहिए, ये कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है। ऊंचे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होता। एक ही क्वेश्चन जो नीट के लेवल का है, पी वाई क्यूज एंड रिलेटेड क्वेश्चन, पी वाई क्यू के लेवल का क्वेश्चन वही सॉल्व करनी चाहिए, एंड वो बार बार करनी चाहिए। नीट इज़ अबाउट रिविजन एंड नॉट अबाउट डूइंग न्यू थिंग्स एंड ब्रिलियंट थिंग्स न्यू, ऐसा नहीं है। ब्रिलियंट थिंग्स करने का एग्ज़ाम ये है ही नहीं, ये रिकॉल करने की एग्ज़ाम है एंड ये रिवाइज करने की एग्ज़ाम है। नेक्स्ट अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो बायोलॉजी में अगर फॉर एग्जांपल मान लो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, एंड एनसीईआरटी ही पढ़ना, पूरा एनसीईआरटी पढ़ना हेड टू टेल, कुछ लाइन मिसिंग नहीं होनी चाहिए। एंड एक ट्रिक यही होता है कि एनसीईआरटी का एक पेज पढ़ो एंड उसके बाद प्लीज़ क्लोज योर आइज फॉर 1 मिनट एंड देन रिकॉल, ठीक है। वो फिर तुम्हारा रीइंफोर्स भी करता है जो भी सिनेप्टिक कनेक्शन बना, एंड इट इज़ अ वेरी गुड ट्रिक, ठीक है। तुम एक पेज पढ़ो एंड फिर ऐसे आंख बंद करके सोचो कि तुमने क्या पढ़ा, सो यू आर गिविंग दैट टाइम टू दैट पेज टू सेटल इन योर ब्रेन, ठीक है। एंड फिर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी रिकॉल कि तुमको कितना याद है, तुम याद कर पा रही हो या नहीं। यू शुड नॉट बी ब्लैंक, फिर कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ है ऐसा, माइंडलेसली पढ़ने से एनसीईआरटी कुछ नहीं होता। यू नीड टू बी प्रेजेंट वाइल रीडिंग, एंड वो चेक करने का एक ही तरीका है कि एक पेज पढ़ने के बाद बुक को बंद करो एंड तुम आंखें बंद करके एक बार सोच लो कि तुम जो पढ़ रहे हो याद है कि नहीं। अगर नहीं याद है तो तुम जैसे पढ़ रहे हो वो सही तरीका तो है नहीं, ठीक है। एंड वाइल रीडिंग एनसीईआरटी इन द बुक इटसेल्फ मेक अ पॉइंट टू जॉट डाउन सिमिलर थिंग्स। फॉर एग्जांपल अगर तुमको ये वर्ड फ्लैट बोन दिख रहा है, ठीक है, तो तुम जॉट डाउन कर लो, ठीक है। रिब्स, स्टर्नम, स्कैपुला एंड क्रीनियल बोन्स, ये 4 जगह तुमको मिलेगा एनसीईआरटी में फ्लैट बोन्स लिखा हुआ। तो अगर जब क्वेश्चन आएगा ना तो तुम सोच नहीं पाओगे, तो इसीलिए वेरेवर यू गेट अ कॉमन टर्म मेक अ हैबिट इन द वेरी सेम पेज साइड में तुम ऐसे हेडिंग दोगे फ्लैट बोन का, ठीक है। एंड उसके बाद तुम फ्लैट बोन नोट करोगे। फिर अगेन हार्मोन नीडेड फॉर एरिथ्रोपोइसिस करके भी मैं देखी कि ये भी है, तो ऐसे एरिथ्रोपोइसिस का हार्मोन एंड फिर जो हार्मोन का नाम है वो तुम जॉट डाउन करोगे। जैसे भी फ्रॉन्ड के सैलरी में होता है, तो डायग्राम में दिया हुआ है कि फ्रॉन्ड ऐसे 4 जगह डायग्राम में दिया हुआ है, तो वो सर्कल करके रखो कि अगर ऐसे फ्रॉन्ड वाले क्वेश्चंस आए तो तुम देख सकते हो। तो आई डोंट नो, नीट प्रेफर्स दीज कॉमन टर्म्स वेरी मच, एंड क्वेश्चंस आते हैं एंड फिर तुम याद नहीं कर पाते हो कि कहाँ कहाँ पढ़े थे। तो ब्रेन को उतना प्रेशर देने से अच्छा है कि तुम जब रिवाइज कर रहे हो तो तुमको दिखेगा वो सेम टर्म है, और तुमको पता है कि ये टर्म बहुत जगह आते हैं, मीन्स ये टर्म बहुत चीज़ से रिलेटेड है, तो वो सब एक जगह लिखने की कोशिश करो, फिर इट एनहांसेस योर रिविजन मेनी फोल्ड्स, ठीक। एंड वही केमिस्ट्री की बात करूँ तो सबको पता होता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बायोलॉजी की तरह ट्रीट करो। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी वैसे सबका ही इंपॉर्टेंट है, पर इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी तुमको पढ़नी ही पड़ेगी। फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए फार्मूला चार्ट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड वही फार्मूला चार्ट को भी तुमको देख के जाना पड़ेगा नीट के लिए, ओके। नीट के दिन सुबह तुमको देख के जाना पड़ेगा। एंड फिजिक्स की बात करूँ तो मैं फिजिक्स के एनसीईआरटी बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ के लिए पढ़ी थी, एंड इफ़ यू ऑल वांट तो बताना, मैं शेयर करूँगी, ठीक है। एंड उसमें से ही हो गया था जो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, तो आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट। एंड बाकी फिजिक्स का तो ऐसे चैप्टर वाइज जैसे तुम पढ़े हो पूरे साल जहाँ से भी पढ़े हो तो उसका रिविजन करनी चाहिए, एंड क्वेश्चंस भी हर एक रिविजन के साथ देखनी चाहिए। सिर्फ टॉपिक पढ़ने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, वही जो भी क्वेश्चंस तुम सॉल्व किए हो वही बार बार देखोगे। न्यू क्वेश्चन सॉल्व करने की बहुत ज़रूरत मेरे को नहीं लगता है। तुम पीवाईक्यू सॉल्व करोगे और एक बंच ऑफ क्वेश्चंस पर चैप्टर तुम सॉल्व करोगे क्लास के साथ, ठीक है। फिर डाउट सॉल्व करके रख रहे हो एंड वही क्वेश्चंस एक बार देख लेना कि क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। दैट विल ओनली ब्रश अप योर टॉपिक। एंड लास्ट पॉइंट दैट आई लाइक टू स्पीक ऑन इज मेकिंग निमोनिक्स। निमोनिक्स छोड़ के नीट क्रैक करना इज टफ, ठीक है। तो निमोनिक्स बनानी चाहिए बिकॉज बहुत वास्ट चीज़ें तुमको याद रखनी पड़ती है, एंड आई थिंक the more personalized mnemonics are, the more easier it is for a human to recall it, ठीक है। तो निमोनिक्स बनाना सीखो, ऐसा नहीं कि तुम बार बार गूगल में जाके सर्च कर रहे हो कि इसके लिए कुछ निमोनिक्स बताओ। निमोनिक्स बनाने के लिए कुछ भी टाइम नहीं लगता। whatever words you have, just take the initials, write it on a paper, and then तुम्हारे लोकल लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल हो, देन अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में एक सेंटेंस बता दो।
कुछ टाइम नहीं जाता, इट इज़ वेरी इफेक्टिव एंड यू कैन डेफिनेटली मेक इट, एंड वो निमोनिक बहुत दिन तक याद भी रहते हैं. सो दीज वर द फ्यू पॉइंट्स विच आई थॉट ऑफ शेयरिंग. ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत मैटर कर जाता है इन द लॉन्ग रन. सो इफ़ यू आर गोइंग लो ऑन मार्क्स तो तुम ये ट्राई कर सकते हो इन योर नेक्स्ट मॉक टेस्ट, ठीक है, एंड फिर देखना थोड़ा मार्क्स इंक्रीज हो रहा है या नहीं. And if you want me to share tips on 3 subjects individually, then feel free to tell me in the comments. Thank you for watching and all the very best for your preparation.